नमस्कार दोस्तों। बच्चे, आवाज आ रही है सभी लोगों को? ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है? चैट बॉक्स में यस टाइप करके बताएंगे बच्चे। ऑल गुड, ऑल वेल, ठीक है सब कुछ? चलो ठीक है। तो फिर बच्चे, हमारा जो लीज का कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसको फाइनली खत्म करते हैं। कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको समझना बाकी रह गया है, उनको समझ लेते हैं और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, तो आइए बच्चे, अपने लास्ट क्लास में मैंने आपको सेक्शन 112 तक पढ़ा दिया था और जो लास्ट सेक्शन पढ़ाया था वो बात थी वेवर करने की फोर फीचर के राइट को। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 113, वो भी वेवर के ही कॉन्सेप्ट की चर्चा करता है। वेवर का कॉन्सेप्ट मतलब जब कोई व्यक्ति किसी चीज का अधिकार खो देता है। पर यहाँ पे जो वेवर का कॉन्टेक्स्ट है वो जो आखिरी वाला याद है, व्हाट वाज द लास्ट वे टू टर्मिनेट अ लीज? बाय सर्विंग द नोटिस। नोटिस सर्व करके आप टर्मिनेट कर रहे थे ना लीज को, जो लास्ट था सेक्शन 111 का क्लॉज एच, उसके बारे में वेवर है बच्चे। तो जो नोटिस टू क्विट है उसके बारे में भी वेवर का सिनेरियो बनता है। देखना, मानिए बच्चे कि एक नोटिस दिया गया क्लॉज एच का इस्तेमाल करके, और नोटिस ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लीज की वो 6 महीने वाली मतलब साल दर साल वाली थी या महीने दर महीने वाली थी। तो 15 दिन का नोटिस दिया गया या फिर 6 महीने का नोटिस दिया गया। हमारा सेक्शन 111 का क्लॉज एच कहता था कि जैसे ही ये नोटिस पीरियड खत्म होगा लीज टर्मिनेट हो जाएगी। पर ये जो लीज टर्मिनेट होने का अधिकार है एट द एक्सपायरेशन ऑफ द नोटिस पीरियड, ये अधिकार खत्म हो जाता है दो तरीकों से। ये या तो एक्सप्रेस कंसेंट के माध्यम से हो सकता है या फिर इंप्लाइड कंसेंट के नाम माध्यम से हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब जब बिल्कुल आप प्रत्यक्ष रूप से अपनी हामी भरते हो, और इंप्लाइड मतलब जब आप अपने कंडक्ट से आप ऐसा कुछ दर्शाते हो। और यहां पे क्योंकि बच्चे नोटिस की जहां तक बात है, जैसे फोर फीचर की जो स्थिति है वो थोड़ी सी वन साइडेड है कि लेसर के पास अधिकार आ रहा है टू टर्मिनेट दी लीज ऑफ द लेसी, तो वो लेसर ओरिएंटेड है। पर नोटिस की जहां तक बात करूं वो तो न्यूट्रल रहता है, लेसर लेसी को दे सकता है, लेसी लेसर को दे सकता है। इसलिए एक्सप्रेस और इंप्लाइड कंसेंट यहां पे उस पार्टी की है, चाहे वो लेसर हो चाहे लेसी हो, जिसने नोटिस सर्व किया था, मतलब जो लीज को टर्मिनेट करना चाहता था और उसने इस इंटेंशन के साथ नोटिस को सर्व भी किया। अब वो क्या कर रहा है, वो कुछ ऐसा कृत्य कर रहा है, कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने नोटिस को सर्व कर दिया है, वो ऐसा चाहता है कि जो लीज है वो चलती रहे, खत्म ना हो। मतलब नोटिस सर्व किया है और नोटिस के खत्म होने पर लीज खत्म होनी चाहिए, पर नोटिस सर्व करने के बाद वो कुछ ऐसा कंडक्ट दिखा रहा है, ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जिसकी वजह से ये इंटेंशन निकल के आ रही है कि वो चाहता है कि लीज चलती रहे। मतलब उस जिस मन के साथ, जिस इंटेंशन के साथ या फिर जिस दिमागी कॉन्टेक्स्ट के साथ उसने उस नोटिस को सर्व किया था, अब वो उसके साथ कंटिन्यू नहीं रहना चाह रहा, वो लीज को खत्म नहीं करना चाह रहा, लीज के साथ कंटिन्यू करना चाह रहा। पर यहां बच्चे सबसे बड़ा सवाल क्या है, सबसे बड़ी परिस्थिति क्या है कि हमारा जो वेवर था फोर फीचर वाला, वो थोड़ा सा एक्सप्लिसिट था, मतलब सर्टेनिटी थी उसके अंदर। क्योंकि वहां पे वो वेवर हो रहा था जैसे आप रेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, एक पर्टिकुलर स्टांस है ना, रेंट को एक्सेप्ट करना, तो एक ऐसी सिचुएशन थी। या फिर बाकी की भी जो सर्कमस्टांसेस थी जहां पे वेवर हो रहा था, कंपैरेटिवली ज्यादा आसान थी समझने के लिए, क्योंकि एवरीथिंग दैट इज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू दैट वो कंसीडर किया जा सकता था। बट यहाँ पे नोटिस के फोर फीचर के लिए जिस एक्ट की बात हो रही है ना, जिस एक्ट से वो इंटेंशन निकल के आएगी, ये बच्चे बड़ा सब्जेक्टिव है। ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा हर एक केस के। मतलब कहने का मतलब है, ऐसे हर एक केस में सवाल ये होगा कि हम किस एक्ट से ऐसा इंप्लाई कर सकते हैं या ऐसा मान सकते हैं कि भाई किसी व्यक्ति की इंटेंशन है लीज के साथ कंटिन्यू करने की। देखो, अगर एक्सप्रेसली वो कुछ ऐसा कर रहा है तो चलो ठीक है, वो अपने मुंह से बोल रहा है, लेटर लिख रहा है, चिट्ठी लिख रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, तो ठीक है। वो जो इम्प्लाइड कंसेंट वाली बात है ना, जो उसके एक्ट से निकल के आएगी,
वो बड़ा मुश्किल है। बिकॉज कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति जब कोई भी एक्टिविटी करता है, उससे उसकी इंटेंशन का पता लगाना इज गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी टास्क, वेरी ट्रिकी टास्क, बड़ा मुश्किल है। इसलिए आपको इस इलस्ट्रेशन का सहारा लेना चाहिए समझने के लिए। यहां पे मानो बच्चे, एक ए नाम का व्यक्ति है जो लेसर है, वो लीज को खत्म करने के लिए बी नाम के व्यक्ति को, जो उसका लेसी है, उसको नोटिस देता है कि भाई घर खाली कर दो, प्रॉपर्टी को खाली कर दो। और नोटिस पीरियड जो था वो खत्म हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, नोटिस पीरियड खत्म होने पर जो बी नाम का व्यक्ति है, वो जो लेसी था, वो रेंट पे करता है, ए को ऑफर करता है कि ये लो भैया आपका प्रॉपर्टी का रेंट, खत्म होने के बाद, नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद। और ए जो है उस रेंट को एक्सेप्ट कर लेता है उस समय अवधि के लिए, जिस समय अवधि के लिए वो प्रॉपर्टी में बना रहा। तो यहां पे वो जो नोटिस है, ये मान लिया जाएगा, मतलब ये जो रेंट एक्सेप्ट करने वाली बात है, ये एक ऐसा सर्कमस्टांस है जहां पे हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि वो चाहता है कि लीज चलती रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, ए लेसर है, बी लेसी है। ए ने बी को नोटिस सर्व किया कि भाई बाहर निकल जाओ 1 जनवरी 2021 को फॉर एग्जाम्पल, और 15 दिन का नोटिस था, 15 दिन का नोटिस था। तो मानो 16 तारीख को ये जो लीज है वो खत्म हो जानी चाहिए बाय द एक्सपायरेशन ऑफ नोटिस, क्लॉज एच के अनुसार। अब क्या हुआ कि जो बी है वो इस पीरियड का, मतलब 16 तारीख के बाद वो प्रॉपर्टी में बना रहा फॉर एग्जाम्पल, और प्रॉपर्टी में बना रहा फॉर एग्जाम्पल, वो प्रॉपर्टी में है अभी भी, और आज तारीख हो गई है 31, 31/1/21 हो गई है, और 31 तारीख को बी जाके ए को रेंट दे रहा है पूरे महीने का, जिसमें वो पीरियड भी इंक्लूडेड है जिस पीरियड में लीज खत्म हो जानी चाहिए इस नोटिस के हिसाब से। 16 तारीख को नोटिस के हिसाब से लीज खत्म हो जानी चाहिए, तो वो 16 से लेके 31 के बीच का भी रेंट जो है वो ले रहा है। तो इस परिस्थिति में ये जो कंडक्ट है, ये जो एक्ट है बी का, ए का एक्सेप्ट करने का उस रेंट को, ये दर्शा रहा है कि वो अब भी लीज के साथ कंटिन्यू करना चाहता है, क्योंकि वो उस पीरियड के बाद का भी लीज को एक्सेप्ट कर रहा है, उसके रेंट को एक्सेप्ट कर रहा है। पर दिस इज नॉट दी ओनली सिचुएशन, ऐसा मत सोचना कि केवल रेंट की ही परिस्थिति होगी तभी ऐसा होगा। सेक्शन बहुत ओपन है। सेक्शन कह रहा है कि कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा कंडक्ट इंप्लाइड वाली सिचुएशन में, जो नोटिस सर्व करने वाला व्यक्ति है उसकी इंटेंशन को दिखाए कि वो लीज के साथ कंटिन्यू करना चाहता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मानो मैं मकान मालिक हूं और मेरे घर पे कोई किराए पे रहता है, मेरे को एक किराएदार मिल रहा था, या फिर मानो कि मैं बैंगलोर में रहता हूं और मेरा घर दिल्ली में है, और दिल्ली पे मैंने किराए पे उठा रखा है उस घर को, फैमिली रहती है। मेरा प्लान हुआ कि मैं बैंगलोर से, मेरी जॉब शिफ्ट हो रही है दिल्ली के लिए, तो मैंने कहा मैं कहीं और कहाँ जाऊंगा, मेरा ही घर है उसी में रहूंगा, उसको खाली करवा लेता हूँ। मंथ टू मंथ चलता था लीज। तो मैंने फैमिली को नोटिस सर्व कर दिया, 15 डेज नोटिस सर्व कर दिया कि भाई मेरा घर खाली कर दो। ठीक है, नोटिस सर्व हो गया। और मानो ये नोटिस मैंने सर्व किया 1 तारीख को, किसी भी महीने की 1 तारीख को, तो 16 तारीख को नोटिस एक्सपायर हो गया, मतलब लीज खत्म हो गई। अब क्या हुआ, वो फैमिली तुरंत मूव आउट नहीं कर पाई क्योंकि उसको भी अपना घर ढूंढना था। एकदम तो ऐसे बीच महीने में कभी भी रखेगा नहीं, कहीं पे भी जाओगे तो 1 तारीख से ही शुरू करेंगे। तो वो 30 तारीख तक रुक गई घर में, और 30 तारीख को मानो उस किराएदार ने मेरे को रेंट ऑफर किया, उस रेंट को मैंने एक्सेप्ट कर लिया फॉर द एंटायर मंथ।
ध्यान रखना मैं एक्सप्रेशन क्या यूज कर रहा हूं, रेंट। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसके पीछे हजारों वजह हो सकती है। हो सकता है जब मैंने नोटिस सर्व किया हो तब सर्टेनिटी हो कि मेरा ट्रांसफर हो रहा है, पर 4-5 दिन बाद पता चला कि मेरे बदले किसी और को भेजा जा रहा है, तो मैंने अपने नोटिस को कैंसिल नहीं किया, मैं उसमें सस्पेंस में ही बना रहा कि जाऊं या ना जाऊं, और तब तक नोटिस एक्सपायर हो गया। तो अब जब नोटिस का काम पूरा हो गया, अब उसको तो मैं कैंसिल कर नहीं सकता। तो अब मैं ऐसा कुछ एक्सप्रेस कंसेंट दिखा रहा हूं, जैसे उसको बोल रहा हूं कि चलो आप रह लो घर में, मतलब नोटिस मेरा एक्सपायर हो गया, मेरे पास अधिकार आ गया उनको निकालने का, पर मैं उनको 16 तारीख को बोल रहा हूँ, 17 तारीख को बोल रहा हूँ, यार देखो पहले मेरा हो रहा था आने का दिल्ली, अब हो नहीं पा रहा है, कोई नहीं आप रह लो। तो ये पहली परिस्थिति हो गई जब मैंने अपने नोटिस को वेव ऑफ कर दिया, क्योंकि एक्सप्रेसली मैंने उनको ऐसा एक्ट करा है, ऐसा कंडक्ट करा है कि बोला है कि कोई बात नहीं रह लो, कि भाई ठीक है। या फिर इम्प्लाइडली ये एग्जाम्पल कि मैंने उनको कुछ बोला नहीं रह लो, पर वो मेरे को रेंट देते रहे, उन्होंने जनवरी का रेंट दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। वो फरवरी में भी रहते रहे, फरवरी का रेंट दिया, एक्सेप्ट कर लिया, मैंने उनसे बोला ही नहीं कि तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे। दिस कैन बी काउंटेड एज ए इम्प्लाइड कंसेंट। तो ऐसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में वो जो नोटिस है, देखो नोटिस इन इटसेल्फ कब बनता है ग्राउंड टर्मिनेशन का, जब वो पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है, जब वो नोटिस पीरियड खत्म हो जाता है। तो दी पॉइंट दैट नोटिस पीरियड एक्सपायर्स, तो जिस पर्टिकुलर पर्सन ने नोटिस दिया है उसके फेवर में एक राइट आ जाता है लीज खत्म करने का, फिर वो चाहे लेसर हो चाहे लेसी। अब वो अपने इस अधिकार को वेव कर रहा है एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट जो सेक्शन 113 से निकल के आ रहा है। और आप जो एग्जाम्पल सोचना चाहो वो सोच सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी एग्जाम्पल अपने एग्जाम में यूज करोगे, देखो एक्सप्रेस में तो एक्सप्रेसली बोलना पड़ेगा, जैसे आपने मैंने एग्जाम्पल दिया कि चलो आप रह लो, मेरी नौकरी का पक्का नहीं हो पा रहा। बट जब भी इंप्लाइड का एग्जाम्पल दोगे, यू हैव टू बी वेरी सर्टेन कि वो एक्ट वो कंडक्ट इतना क्लियर होना चाहिए जिससे साफ साफ पता चले, क्लैरिटी हो कि वो जो उस कंडक्ट को करते वक्त जो इंटेंशन है उस पर्टिकुलर पर्सन की, दैट इज टू कंटिन्यू विद द लीज। इसलिए रेंट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, क्योंकि वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो क्लियरली एक्सप्लिसिटली उस व्यक्ति की इंटेंशन दिखा रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके फेवर में अधिकार है उसको बाहर उठा के फेंकने का, पर वो रेंट को स्वीकार कर रहा है। तो दिस इज शोइंग दैट ही इज वांटिंग टू कंटिन्यू विद इट, ही इज नॉट सेइंग इट, नॉट एक्सप्रेसली बट इंप्लाइडली। तो आप भी चाहो तो रेंट का एग्जाम्पल यूज कर लेना क्या जा रहा है, बट अगर दिमाग में कुछ और बेहतर एग्जाम्पल आ सके तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये है सेक्शन 113, नोटिस वाले राइट को वेव करने का। अब ये वेवर वेवर को छोड़ो, अब 112 113 हो गए वेवर के बारे में, एक फोर फीचर के बारे में हो गया, एक नोटिस के बारे में आ गया। अब देखो 114 को। 114 बात करता है फोर फीचर की परिस्थिति में जब नॉन पेमेंट ऑफ रेंट आधार होता है, नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। अब देखो फोर फीचर की बात कर रहा हूं, तो आपको याद रखना है कि सेक्शन 111 में जो जी पॉइंट है जो फोर फीचर के बारे में बताता है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि जी है या नहीं। उसमें 3 एक्सप्लिसिट सिचुएशंस पढ़ी थी हमने जो फोर फीचर के बारे में हो सकती हैं। एक बार रिवाइज करा देता हूं, दिखा देता हूं। देखो 3 परिस्थितियां थी फोर फीचर की। पहली थी जब कोई कंडीशन तोड़ी जाती है और कंडीशन ऐसी होती है कि जो दूसरे व्यक्ति को अधिकार दे लीज को खत्म करने का। दूसरा जब वो रिनाउंस करता है अपने लेसी होने का कैरेक्टर। और तीसरा था इंसॉल्वेंसी का। इन तीनों में बच्चे सबसे महत्वपूर्ण ये पहली वाली होती है कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो उसका ब्रेक किया जा रहा है, जो उसके बारे में लिखा गया कि अगर उसको तोड़ा गया तो री एंटर का राइट होगा, मतलब लीज खत्म करने का राइट होगा। इसकी बताए बच्चे सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, रेंट पे करना। तो किसी भी लीज के अंदर जो पीरियोडिकल पेमेंट्स ऑफ रेंट है, उसको आमतौर पर इस ऐसी कंडीशन माना जाता है कि अगर उसको वायलेट करोगे तो आपके लेसर के फेवर में राइट हो जाता है टू एंड लीज, मतलब अपने मकान मालिक को आप किराया नहीं दोगे तो खत्म कर देगा ना आपकी किराएदारी। दैट इज द सिंपल पॉइंट।
तो 99.99% सिचुएशन में पेमेंट ऑफ रेंट इज कंसीडर्ड टू बी सच अ कंडीशन कि अगर जिसको वायलेट किया गया तो लेसर के फेवर में राइट आ जाएगा टू टर्मिनेट द लीज। ठीक है, अब यही जो बात मैंने आपको बताई उसी के बारे में है सेक्शन 114, क्योंकि बड़ा कॉमन है ये वाली बात। रेंट नहीं पे करते तो हर एक व्यक्ति के हाथ पैर फूल जाते हैं, और सबसे कॉमन आधार भी यही होता है किसी भी लीज के टर्मिनेट होने का। तो देखते हैं इसके बारे में 114 ने क्या प्रावधान बनाया है। यहां पे बोला जा रहा है कि मानो कोई लीज है, किसी इमोबल प्रॉपर्टी की लीज है जो 4 फीचर के आधार पर खत्म होने के लिए बाध्य है, और उसका आधार क्या है, वही पहला वाला कंडीशन वाला, और कंडीशन क्या थी, पेमेंट ऑफ रेंट, और पेमेंट ऑफ रेंट नहीं किया गया समय पे। तो मैंने आपको बताया कि 4 फीचर की वजह से ऑटोमेटिकली तो लीज खत्म नहीं होती है, आपको एक्शन लेना पड़ता है, आपको एक्शन लेना पड़ता है उस 4 फीचर के आधार पर। आप उसको बोलते हो कि 4 फीचर का मेरे पास राइट आ गया है, आप उसको खत्म करो, मतलब नोटिस की रिक्वायरमेंट है। मानो कभी ऐसा परिस्थिति हो जाए किसी भी केस के अंदर कि नॉन पेमेंट ऑफ रेंट हो, और वो पॉइंट नंबर 1 के अंदर एज ए कंडीशन ग्राउंड बन जाए 4 फीचर का, और लेसर जो है लेसी के खिलाफ केस फाइल कर दे उसको निकालने के लिए। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में केस फाइल करना पड़ जाता है कई बार, क्योंकि लेसी आसानी से घर को खाली करता नहीं है, और वही सारी डिबेट और डिस्कशन शुरू हो जाता है। देखो जो कंडीशन वाला पॉइंट होता है ना, उस पर वैसे भी कोर्ट में जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन कि कौन सी कंडीशन को हम ऐसा माने जिसके अंदर लीज को खत्म करने का राइट होगा। जैसे पेमेंट ऑफ रेंट के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की होती है कि क्या अगर 1 महीने डिफॉल्ट किया तो 1 ही महीने डिफॉल्ट करना सक्षम होगा, या फिर 3 महीने चाहिए, 6 महीने चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है तो ठीक है, पर मोस्ट लाइकली नहीं लिखा होता है। तो ऐसे सब कंफ्यूजन की वजह से कोर्ट में जाना ही पड़ जाता है। तो मानो ऐसी परिस्थिति हो गई है कि लेसी ने रेंट पे नहीं किया और लेसर उसको एज ए वायलेशन ऑफ ए कंडीशन फोरफीट कर रहा है, नोटिस सर्व कर रहा है। तो मानो लेसर ने केस फाइल कर दिया लेसी के खिलाफ कि भाई बाहर निकलो, 4 फीचर हो गया है। और जब केस की सुनवाई हो रही थी, लेसी कोर्ट के सामने आया, और लेसी जब कोर्ट के सामने आया और वो तैयार है पैसा पे करने के लिए, जितना भी पैसा पे बन रहा है किराए का, चाहे वो 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, जितना भी हो, मतलब जितने भी दिन के बाद लेसर ने केस फाइल किया हो, तब जो भी जितना भी पेंडिंग अमाउंट हो, अगर वो उस पैसे को पे करने के लिए तैयार है, या तो उसी समय तुरंत के तुरंत, या फिर 15 दिनों के अंदर, उसके अपीयर होने के 15 दिनों के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट जो है अगर चाहे तो, जरूरी नहीं है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन, अगर कोर्ट चाहे तो 4 फीचर के आधार पर उस लेसी को प्रॉपर्टी से निकालने के बदले ये बोल सकता है कि तुम्हारी लीज कंटिन्यू रहेगी। भले ही अगर हम उस सेक्शन को पढ़ें, सेक्शन 111 को पढ़ें, जी को पढ़े, तो लेसर के फेवर में अधिकार आ गया है लीज को खत्म करने का। तो अब वो रेंट दे या ना दे, वो डिफरेंट चीज है, पर एज पर सेक्शन 111 उसके पास राइट है टू एंड द लीज। पर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट की सिचुएशन में ये स्पेसिफिक सेक्शन बनाया गया है, स्पेशल सेक्शन बनाया गया है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली होता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि किसी लेसर के फेवर में राइट आ गया हो 4 फीचर के आधार पर लीज को खत्म करने का, पर अगर उसकी वजह नॉन पेमेंट ऑफ रेंट है और लेसी जो है पेमेंट करने के लिए तैयार है, तो कोर्ट अगर चाहे तो लेसर से उस लीज को खत्म करने का अधिकार छीन सकता है और बोल सकता है कि ये लीज कंटिन्यू रहेगी। पर ऐसे जरूरी नहीं, कोर्ट देखेगा कि आगे भी ऐसी गड़बड़ कर सकता है लेसी या नहीं। अगर कोर्ट को लगेगा कि कल को फिर से यही बदमाशी करेगा, फिर से नॉन पेमेंट ऑफ रेंट की परिस्थिति आएगी, तो कोर्ट बोल देगा कि खत्म कर दो लीज को। नॉर्मली कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी राइट्स के साथ, क्योंकि वो प्राइवेट मैटर है ना। पर अगर उसे ऐसा लगेगा कि दिस वाज अ वन टाइम इवेंट, या फिर उसको ऐसा लगेगा कि लेसर फायदा उठा रहा है लेसी की मजबूरी का, तो ऐसी परिस्थितियों में बोल सकता है कि
ये लीज चलती रहेगी, पर कंडीशन वही है कि पैसा पे हो जाना चाहिए। पैसा अगर पे नहीं हुआ है फिर तो कोर्ट चाह के भी उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, फिर तो वो खत्म होगी। ठीक है, तो दिस इज द स्पेशल पावर जो कोर्ट ऑफ लॉ को दी गई है, बट दिस इज स्पेसिफिक टू अ सिचुएशन जहां पे नॉन पेमेंट ऑफ रेंट का जो कंडीशन है वो फोर फीचर का आधार बन रहा हो। ठीक है, दैट इज द स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अब आ जाओ अगले सेक्शन पे। अगला सेक्शन है 114A। सेक्शन 114A ये इसी फोर फीचर के बारे में जो बाकी के सर्कमस्टांसेस में निकल के आ सकता है उनके बारे में बात करता है, उनके बारे में स्पेशल पावर देता है। 114 के अंदर कौन से में पड़ा? फोर फीचर जो नॉन पेमेंट ऑफ रेंट की वजह से हो रहा था, तो स्पेसिफिक है। नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के वजह से के अलावा, नॉन पेमेंट ऑफ रेंट की वजह के अलावा कोई भी अगर रीजन हो रहा है किसी भी लीज के फोर फीचर का, तो वहां पर सेक्शन 114 लागू होता है। तो मानो अगर कोई लीज है इमूवेबल प्रॉपर्टी की और उसको खत्म किया गया है फोर फीचर के आधार पर, जिसकी वजह शायद ऐसी कोई कंडीशन रही हो जिसके अंदर बोला गया हो कि अगर इस कंडीशन को वायलेट किया तो लीज खत्म करने का राइट होगा लेसर के पास। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा लेसर है इजेक्टमेंट का सूट फाइल नहीं कर पाएगा जब तक कि, ध्यान से देखना, जब तक कि जो लेसर है लेसी को एक नोटिस ना दे दे लिखित रूप पर, नोटिस ना दे दे लिखित रूप में, जिसमें वो सबसे पहले तो बताएगा कि क्या गलती हुई है, कौन सी कंडीशन वायलेट हुई है, कौन सी कंडीशन का उसने ब्रीच किया है। पहली बात तो ये बतानी होगी। और दूसरी बात, अगर वो ऐसी गलती है, ऐसी ब्रीच है जिसको ठीक किया जा सकता है, तो उसको पहले मौका देगा ठीक करने का। बहुत ध्यान से सुनना बच्चे। एक कोई लीज है जो फोर फीचर का सब्जेक्ट मैटर हो गई है क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन जिसके वायलेट होने पे लीज को खत्म किया जा सकता था, ऐसी कंडीशन का ब्रीच कर दिया एलएससी ने। तो ऐसी परिस्थिति में अपने आप से लीज खत्म नहीं हो जाती, या अपने आप से लेसर के फेवर में एब्सोल्यूट अधिकार नहीं आ जाता लीज को खत्म करने का। ऐसी परिस्थिति में लेसर को नोटिस सर्व करना पड़ेगा लेसी को। वैसे नोटिस की बात तो बच्चे उसमें भी बोली गई थी, क्लॉज जी में भी बोली गई थी सेक्शन 111 के, पर यहां पे जिस नोटिस की बात हो रही है वो थोड़ा सा अलग है। यहां पे पहले तो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि क्या कंडीशन वायलेट हुई है, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए कि उससे गलत हुआ क्या है, उसकी लीज क्यों खत्म की जा रही है। और दूसरा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको मौका देना पड़ेगा कि अगर वो ऐसी गलती है, ऐसी कंडीशन का वायलेशन है जिस गलती को ठीक किया जा सकता है, तो उसको ठीक करने का मौका देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा था जब आपको पढ़ा रहा था सेक्शन 111, जैसे किसी लीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वो था, कंडीशन थी कि आप इस लीज प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, और मानो उसने कंस्ट्रक्शन कर ली, तो यहां पे बताओगे उसको कि उसने कौन सी कंडीशन वायलेट की है, कंस्ट्रक्शन ना करने की, कंस्ट्रक्शन करके। और यहां पे उसको मौका दोगे कि अगर आप इस कंस्ट्रक्शन को हटा दो तो इस लीज को कंटिन्यू रख सकते हैं, तो उसको पहले मौका दोगे। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी कंडीशन है जिसको ठीक किया जा सकता है, एक ऐसी ब्रीच है जिसको रेमेडी किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है वो हटा दे उसको। पर अगर ऐसे नोटिस के बावजूद लेसी जो है रीजनेबल टाइम के अंदर, मतलब थोड़ा बहुत तो समय देना पड़ेगा कि वो एक दिन में ऐसा नहीं कर देगा, रीजनेबल टाइम मतलब देखते हुए कि वो कैसी कंडीशन है जिसका ब्रीच हुआ है, उसको कितना समय लगना चाहिए ठीक होने के लिए, तो उस हिसाब से जज करेंगे कि कितना रीजनेबल टाइम होगा। अगर इस नोटिस के बावजूद जो लेसी है वो रीजनेबल टाइम के अंदर उस ब्रीच को सही करने में फेल हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा लेसर है वो आधिकारिकता रखता है कि फोर फीचर के आधार पर वो अब जाके लीज को खत्म कर सकेगा। तो जो फोर फीचर का ग्राउंड था ना, जो सबसे पहला ग्राउंड था कंडीशन के वायलेशन वाला, इट डजंट इप्सो फैक्टो गिव द राइट टू द लेसर की लीज को खत्म कर दे।
उसके लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं। फर्स्ट वी नीड टू सर्व द नोटिस, उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसमें टाइम देना पड़ेगा, और जब वो नहीं करेगा, अगर उसने कर दिया तो खत्म। फिर आप इस आधार पर लीज को खत्म नहीं कर सकते। अगर उसने उस ब्रीच की रीजन को ही खत्म कर दिया, मानो हमारे एग्जांपल में उसने कंस्ट्रक्शन को हटा दिया, देन यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, आपको लीज को कंटिन्यू ही करना पड़ेगा। बट इफ he did not do that despite giving of a reasonable time, तब आप उसको खत्म कर सकते हो। ठीक है, आप ध्यान से समझो बच्चे, स्ट्रक्चर को समझो दिमाग के अंदर। सेक्शन 114 भी इंप्लाइडली उसी कंडीशन वाली सिचुएशन में गिर रहा है, 114A डायरेक्टली उस कंडीशन वाली सिचुएशन में गिर रहा है। फर्क क्या है, 114 के अंदर स्पेसिफिकली पेमेंट ऑफ रेंट वाली परिस्थिति है, और 114A के अंदर बाकी सारी परिस्थितियां हैं जहां पे जो ब्रीच है वो ऐसी है जिसको ठीक किया जा सकता है। मतलब अगर कोई ऐसी ब्रीच है जिसको ठीक किया ही नहीं जा सकता, फिर उसके बारे में फिर कोई ऐसा मौका वौका नहीं दिया जाएगा, कोई फायदा ही नहीं है। उसमें केवल नॉर्मल सा नोटिस दोगे आप, जैसा 114 के अंदर 111 के अंदर दे रहे थे, कि आप बताओगे कि कौन सी कंडीशन वायलेशन हुई है, दैट्स इट, एंड यू हैव द राइट टू टर्मिनेट। ये जो सेक्शन है वो तभी लागू होगा अगर वो जो ब्रीच है वो रेमेडी के योग्य है। ठीक है, अब देखो आखिरी भाग, ये आखिरी भाग बड़े बच्चे बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पे सवाल आ सकता है, और सवाल नहीं भी आया तो आपको लिखना पड़ेगा इसको। ये बोलता है कि अगर किसी भी लीज के अंदर कोई कंडीशन लगाई गई है, और वो कंडीशन है असाइनमेंट के बारे में, फर्दर लीज करने के बारे में, मतलब अंडर लीज करने के बारे में, पोजेशन को छोड़ने के बारे में, या उसको डिस्पोज ऑफ करने के बारे में, और ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में बोला गया है कि अगर इसको किया गया तो लीज फोरफीट हो जाएगी, या फिर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के बारे में। नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के बारे में आप परेशान मत हो, ये तो सेक्शन 114 से कवर होगा, तो इसको तो आप एक बार को ना भी लिखो यहां पे तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन फोकस रखो इन पे, कि अगर कंडीशन इन चारों में से कोई एक है जिसमें बोला गया है लेसी को कि उसको अपनी लीज का राइट किसी को देना नहीं है, आगे असाइन नहीं करना किसी को, या फर्दर किसी और व्यक्ति के फेवर में लीज नहीं बना देनी है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे, अंडर लीज नहीं करना, सब लीज नहीं करना, या लेसी पे बोला गया कि तुमको पोजेशन दिया जा रहा है, अब तुम इस पोजेशन को छोड़ नहीं सकते, या किसी और को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, और वो लेसी इन चारों में से कोई भी ऐसी चीज कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इस सेक्शन को फॉलो करना जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा रेमेडी करने का कोई भी मौका देना जरूरी नहीं है, और विदाउट गिविंग दिस मौका यू कैन टर्मिनेट द लीज। तो ये चार सिचुएशन, चार तरीके की कंडीशन रादर ऐसी हैं जो भले ही कॉमन है बच्चे, सबके अंदर एक बात कॉमन है, जिसमें लेसी खुद हट जा रहा है और अपनी जगह किसी और व्यक्ति को ले आ रहा है, फिर वो चाहे असाइनमेंट की परिस्थिति हो, सबलीज की परिस्थिति हो, पोजेशन देने की बात हो, डिस्पोजल की बात हो, तो वो एक ऐसी लीज है जिसके अंदर स्विचिंग को मना किया गया है कि आप अपनी जगह छोड़ के किसी और को नहीं बिठा सकते, ऐसी परिस्थिति है और ऐसी कंडीशन का वायलेशन है, देन यू नीड नॉट फॉलो सेक्शन 114A, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको सीरियस कंसीडर किया जाता है कंपैरेटिवली। ठीक है, अब इन दो आपस में क्या फर्क होता है, वैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। असाइनमेंट का मतलब होता है जब आप किसी को अपने अधिकार दे देते हो, सब लीज का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के फेवर में आप नए अधिकार क्रिएट कर देते हो जिनका सोर्स आप ही हो, बट दैट इज द क्रिएशन ऑफ ए न्यू राइट थ्रू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। पोजेशन का तो आपको पता है कि मैंने पोजेशन छोड़ दिया, किसी को दे दिया विदाउट एनी लीगल थिंग। डिस्पोजल का भी मतलब वही है। ठीक है, तो सेक्शन 114A के अंदर क्या है, अगर फोर फीचर के आधार पर टर्मिनेट करना है, और फोर फीचर का आधार है कंडीशन का वायलेशन, मैंडेटरी कंडीशन का वायलेशन, तो आपको नोटिस सर्व करना पड़ता है।
बताना पड़ता है कि कौन सी कंडीशन की ब्रीच हुई है, और अगर वो कंडीशन ऐसी है जिसकी रेमेडी हो सकती है तो उसको रीजनेबल टाइम देना होता है, और जब वो रीजनेबल टाइम के अंदर ठीक नहीं करता है तभी टर्मिनेट करते हो। पर ये जो कानून है असाइनमेंट पे, सब लीज पे, पोजेशन और डिस्पोजल पे अप्लाई नहीं होता है। हमें जल्दी से बताओ, सेक्शन 113, सेक्शन 114 और एक सेक्शन 114A, क्या ये तीन सेक्शन आप सभी लोगों को समझ में आए हैं? क्लियर है बच्चे? फटाफट से बताओ, तीनों सेक्शंस दिमाग के अंदर गए हैं? बाल कैसे हो गए? ऑल क्लियर? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? बताओ, मजा आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, कैसा लग रहा है? ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। हाँ इजी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इन पे क्वेश्चन आता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा अच्छा आंसर लिखो, क्योंकि बहुत डिटेल तरीके से एक एक पॉइंट की व्याख्या की जा रही है, तो उसको अपने दिमाग में भी समाने दो, और उसको इतनी बार रिवाइज करना कि वो जो लैंग्वेज है वो आपके उसमें आ जाए, राइटिंग में उतर आए, तब लिखा जाएगा परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब आ जाओ सेक्शन 115 पर। अब बाकी के लोगों को देखोगे ना लीज को पढ़ाते हुए या पढ़ते हुए, आप ऐसा लगोगे लीज तो कुछ भी नहीं होता। वो कैसे पढ़ते हैं? 115 से जंप करेंगे 118 पे, 118 से जंप करेंगे 121 पे, और 121 से जंप करेंगे और आगे, ऐसे चलता है। ठीक है, तो देखो 115 को देखो, ये बात करता है सरेंडर के अफेक्ट की, सरेंडर के अफेक्ट की, और फोर फीचर की, किस पे? अंडर लीज पे। अब देखो, जब ही भी अंडर लीज की परिस्थिति हो, अंडर लीज का मतलब होता है बच्चे सब लीज, जब कोई लेसी उस प्रॉपर्टी को फर्दर लीज कर देता है, कर सकता है वैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसे मनाना किया हो तो कर सकता है, हर कोई व्यक्ति जिसपे कोई अधिकार है वो उस अधिकार को आगे दे सकता है, तो किसी भी लेसी के पास पोजेशन का अधिकार तो है ही, तो सब लीज के थ्रू किसी और को दे सकता है उसको, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना बुलाया गया। तो ध्यान से देखना बच्चे, सरेंडर याद है? सरेंडर क्या होता था? एक एक्सप्रेस सरेंडर होता था, एक इंप्लाइड सरेंडर होता था। एक्सप्रेस सरेंडर होता था जब कोई भी लेसी खुद अपनी मनमर्जी से, अपनी बातों से अपनी लीज को सरेंडर कर देता था कि चलो भाई म्यूचुअल कंसेंट से खत्म कर देते हैं। इंप्लाइड सरेंडर क्या होता था? जब वो कोई ऐसा एक्ट करता था जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो अपने अधिकारों को छोड़ना चाह रहा है। ये तो सरेंडर की परिस्थिति थी। फोर फीचर की क्या परिस्थिति थी? वही तीन, कंडीशन वाली सिचुएशन, इंसॉल्वेंसी वाली सिचुएशन, तो वो सारी फोर फीचर की कैटेगरी में गिरती थी। तो उसी से जुड़ा हुआ है सेक्शन, बस यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो है वो अंडर लीज का है, मतलब सब लीज का है। तो कोई भी सरेंडर, चाहे एक्सप्रेस हो चाहे इंप्लाइड हो, किसी भी लीज का, वो कभी भी किसी भी अंडर लीज पे, मतलब सब लीज पर बुरा प्रभाव नहीं डालता है। अगर उस सब लीज के, अगर उस सब लीज के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो लगभग लगभग मोटे तौर पर सेम है जो ओरिजिनल लीज के होते थे। अभी बस सुनना, मैं एग्जांपल देके बता दूंगा, चित्रकला बना के भी समझा दूंगा, अभी बस सुनो कि कोई भी सरेंडर अगर लीज का किया जाता है किसी भी प्रॉपर्टी के संबंध में, तो उस सरेंडर की वजह से उस प्रॉपर्टी का अगर कोई सब लीसी है उसके अधिकारों में फर्क नहीं पड़ेगा, अगर उस ओरिजिनल लीज के जिसको सरेंडर किया गया है और उस सब लीज के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, रेंट को छोड़कर, रेंट सेम नहीं होना चाहिए, बाकी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं लगभग लगभग एग्जैक्टली सेम नहीं होना चाहिए, लगभग लगभग सेम है। जब तक कि ऐसा कोई भी सरेंडर किसी भी नई लीज को पाने के लिए ना किया गया हो। तो पहला भाग तो यहां तक पढ़ लो, दूसरा भाग ये है।
और अगर ऐसा है तो जो रेंट पे किया जाएगा उस सब लेसी के द्वारा, उस अंडर लेसी के द्वारा, ऐसे सरेंडर के बाद वो किसको पे किया जाएगा? ओरिजिनल लेसर। किसको? ओरिजिनल लेसर को। मैं समझ रहा हूं आप लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, इसलिए देखो मेरी तरफ ध्यान से देखो कि मैं क्या कह रहा हूं, समझने की कोशिश करो। पहले तो समझो कि सरेंडर क्या है। व्हाट इज सरेंडर? एक्सप्रेस हो, इंप्लाइड हो, पर है क्या? देखो बच्चे, बाकी के सारे ग्राउंड्स पढ़ लो जहां पे लीज खत्म हो रही है, चाहे वो फो फीचर हो, चाहे और कोई परिस्थिति हो, चाहे एफ्लक्स ऑफ टाइम हो, नोटिस हो, इन सब लोग, इन सारे ग्राउंड से सरेंडर अलग है। सरेंडर अलग क्यों है? क्योंकि ये लेसी ड्रिवन है। लेसी ड्रिवन है। लेसी ड्रिवन मतलब लेसी खुद अपनी मर्जी से करता है, इसमें लेसर का तो कोई रोल है नहीं। लेसी को लगता है कि उसे लीज के साथ कंटिन्यू नहीं करना है, वो सरेंडर कर देता है। ना ही लेसर लेसी को मजबूर कर सकता है करने के लिए ऐसा, और ना ही लेसर का इसमें कुछ बहुत ज्यादा रोल होता है। इट इज एंटायरली विद इन द रियल्म ऑफ लेसी, जो अपनी मन मर्जी से करता है। और ऐसा कब होता है? ऐसी परिस्थिति में जब लेसी के पास हक होता है उस लीज के साथ कंटिन्यू करने का। मानो कोई लीज है जो 5 साल की है, और कोई लेसी है उसको 2.5 साल में ही छोड़ना चाहता है, तो उसके पास हक है कि वो 5 साल तक कंटिन्यू कर सकता है, पर वो खुद अपनी मन मर्जी से उसको छोड़ रहा है। तो सरेंडर पूरी तरीके से लेसी ड्रिवन होता है। अब इसमें देखो और फैक्ट्स डालते हैं। मानो कोई लीज है, जैसे मानो ये ए नाम का व्यक्ति था जो लेसर था, उसने लीज दी बी व्यक्ति को, फलानी प्रॉपर्टी के बारे में, इस प्रॉपर्टी के बारे में। ये था लेसी है, ओरिजिनल लेसी है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी कोई प्रोहिबिशन नहीं थी कि ये लेसी उसको फर्दर लीज नहीं करेगा। तो बी ने उसको फर्दर लीज कर दिया सी को, सब लीज कर दिया यही प्रॉपर्टी। तो इसके पास पोजेशन का हक था इस प्रॉपर्टी का, इस पोजेशन के हक को सी को दे दिया। तो अब इस प्रॉपर्टी के पोजेशन में असल में कौन है? सी है। और मान के चलो कि ये जो बी की लीज थी ए से जो उसने ली थी, मानो ये 10 साल की थी, 10 years की लीज लीज थी, और ये शुरू हुई थी मानो 2001 में, और अभी हुआ है 2005। तो अभी इसके पास 5 साल और है, ये 5 साल और कंटिन्यू कर सकता है लीज को। तो अभी कैसा सिस्टम चल रहा होगा जब लीज चल रही होगी? क्योंकि ये इसके पोजेशन में है, क्योंकि ये इसका लेसी है, तो ये किराया देता होगा इसको, और ये किराया देता होगा इसको। ऐसा संबंध चल रहा होगा। हो सकता है कि ये ज्यादा किराया देता हो, ये कम देता हो सकता है ये कम देता हो, ये ज्यादा देता हो सकता है सेम हो। और ये जो दो लीज हैं, एक इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इनमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होंगे। यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। तो ऐसी परिस्थिति है जब लीज चल रही है। अब मानो 2005 आ गया, किसी भी वजह से बी को लग रहा है कि वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो अपनी लीज के अधिकार को, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसका भी समय बचा हुआ है, 5 साल और हैं, पर वो किसी भी वजह से वो लीज को छोड़ना चाहता है। मानो जा रहा हो, शहर छोड़ के जा रहा हो, वो कह रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा इतना सब कुछ, तो वो सरेंडर कर देता है अपनी लीज को, यहां एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली। तो जैसे ही उसने सरेंडर किया तो बी तो लेसी रहा नहीं, वो तो गायब हो गया, वो तो गायब हो गया। जब ये गायब हो गया तो सवाल उठा कि इसका क्या होगा, इस सब लेसी का क्या होगा? क्योंकि सब लीज का सोर्स तो ये लीज ही थी, और जब उसने इस लीज को ही सरेंडर कर दिया तो इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं। और आमतौर पर हम देखें, जैसे अगर फोर फीचर होता हो, या फिर कोई और परिस्थिति होती हो, एफ्लक्स ऑफ टाइम होता हो, या नोटिस वाली परिस्थिति होती हो, इन सारी सिचुएशन में जब ओरिजिनल लीज खत्म होती थी तो ऑटोमेटिकली सब लीसेस खत्म हो जाती थी, और वो प्रॉपर्टी वापस लेसर पे चली जाती है। ये डिफॉल्ट रूल है। पर सवाल ये है कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा,
यहां पे लेसी अपनी मन मर्जी से सरेंडर कर रहा है अपनी लीज को, क्या उसकी वजह से इस नियम पे कोई फर्क पड़ेगा कि लीज के खत्म होने पे सब लीज भी खत्म हो जाती है? तो हां, ये सेक्शन कहता है कि हां पड़ता है। और वो फर्क ये होता है कि जब ऐसी परिस्थिति में कोई भी ऐसा लेसी जिसने फर्दर सब लीज कर रखी है प्रॉपर्टी, अगर वो अपने अधिकारों को सरेंडर करता है लीज के अंदर, तो जो सी है वो बी की जगह ले लेता है और संबंध बन जाता है डायरेक्टली ए और सी के बीच में। ए लेसर, सी लेसी। पहले क्या था? ये लेसी था, ये इसका लेसर था, ये लेसी था, ये इसका लेसर था। बी के हटने के बाद सीधा संबंध बन जाता है ए और सी के बीच में, और इनके जो भी अधिकार और जिम्मेदारियां हैं जो एक लेसर लेसी के होते हैं, जो मैंने आपको 108 के अंदर पढ़ाए हैं, वो इन दोनों के बीच में स्थापित हो जाते हैं। पर ऐसा करने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कि उस ओरिजिनल लीज के जो ए और बी के बीच में थी और वो जो सब लीज है बी और सी के बीच में जो थी, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मोटे तौर पर सेम होने चाहिए, वो एक दूसरे से इनकम्पैटिबल नहीं होने चाहिए। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस इनकम्पैटिबल हैं तो फिर ऐसा हो पाना मुश्किल है। तो फिर तो इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि ये इन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये इन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो क्लैश हो जाएगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपैटिबिलिटी होना चाहिए, तभी हम स्विच कर सकते हैं पार्टी को। तो पहली कंडीशन ये है। पर ये जो टर्म्स एंड कंडीशन की कंडीशन ना, इसमें ये वाली बात नहीं है कि रेंट भी सेम हो, कि मानो बी रेंट देता था ए को 10,000 रुपए और सी रेंट देता था बी को 12,000 रुपए। तो ये रेंट में जो डिफरेंस है, इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज ओनली दी टर्म्स एंड कंडीशंस, दी अदर टर्म्स एंड कंडीशन, कि क्या क्या अधिकार रहेंगे, कैसे कैसे यूज करेंगे, व्हाट वुड बी दी पर्पस, ये सारी चीजें। तो जब अगर टर्म्स एंड कंडीशंस कंपैटिबल हैं तो डायरेक्ट ए और सी के बीच में रिश्ता हो जाता है, जिसकी वजह से सी डायरेक्टली जो भी रेंट है वो ए को पे करता है, और ए की जो जिम्मेदारियां होती हैं 108 के अंदर वो सी की तरफ निभाता है। पर हमेशा याद रखिएगा, दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल रूल। ऐसा एफ्लक्स ऑफ टाइम में नहीं होता, ऐसे नोटिस में नहीं होता, या बाकी की परिस्थितियों में नहीं होता। ऐसा तभी होता है जब कोई ओरिजिनल लेसी अपने राइट्स को सरेंडर करता है, ईदर एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली। क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर लेसर लेसी को नहीं हटा रहा होता है। जब लेसर अपनी मर्जी से लेसी को हटाता है तो ऑटोमेटिकली उसके सब लेसी भी हट जाते हैं। अभी फोर फीचर का भी पढ़ेंगे, पर अभी ऐसे समझ लो, यहां पे लेसी अपनी खुद मन मर्जी से विड्रॉ कर रहा है। फॉर दैट रीजन वी आर गिविंग अप दैट चॉइस, क्योंकि हमें मान के चल रहे हैं कि लेसर को कोई ज्यादा परेशानी है नहीं। अगर उसको रेंट मिलता रहे मोर और लेस सेम ऑन सेम टर्म्स एंड कंडीशन, तो उसका क्या नुकसान है? ओके। तो सरेंडर की परिस्थिति के बारे में ये अलग एक स्पेशल रूल बनाया गया है। पर ये बच्चे रूल केवल सरेंडर के बारे में नहीं है, इसमें फोर फीचर का भी रूल है, और फोर फीचर का रूल जस्ट अपोजिट है। जब भी किसी लीज का फोर फीचर होता है सेक्शन 111 के जी के अंदर किसी भी आधार पर, उसकी वजह से जितने भी सब लीज होते हैं उस लेसी के द्वारा जिसका फोरफिट किया जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। मैंने बोला ना, यहां पे हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों सी को बी की जगह लेने दे रहे हैं, क्योंकि बी अपनी मर्जी से हट रहा है। पर फोर फीचर की परिस्थिति में क्या होता है कि लेसर लेसी को हटाता है। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है, फोर फीचर की परिस्थिति होती है, जब लेसर लेसी को हटा रहा होता है, तो उसका कोई सब लेसी उसकी जगह नहीं ले सकता। लेसी को हटाने का मतलब उसके सब लेसी को भी हटाना। तो जब ये लीज खत्म होती है तो सारी खत्म हो जाती हैं, पत्तों के ढेर की तरह सब कुछ बिखर जाता है, इसको अपनी प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाती है। तो फोर फीचर बड़ा पावरफुल है। पर फोर फीचर के बारे में बस एक बात याद रखना है कि अगर कोई भी फोर फीचर लेसर और लेसी ने मिलके प्लान किया है उस सब लेसी के साथ फ्रॉड करने के लिए, तो फिर
ये वाला जो कॉन्सिक्वेंस है जो मैं आपको बता रहा हूं वो अप्लाई नहीं होगा। मानो ये इसने इसको लीज दे रखी थी, इसने इसको लीज दे रखी थी। अब ये दोनों मिल जाएं, आपस में प्लानिंग कर लें कि भाई इसको भगाना है, कैसे भगाएं, ये भाग नहीं रहा। और ये प्लान कर लें, तुम एक काम करो, मेरे को फोरफिट कर दो, ये अपने आप भाग जाएगा। 1-2 महीने बाद दोबारा नई लीज कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ये तो इससे तो पीछा छूट जाएगा, प्रॉपर्टी से पीछा छूट जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं ना प्लानिंग, किसी से पीछे छुड़ाने के लिए। तो अगर देख के लग रहा है कि फोर फीचर के पीछे ऐसा कोई पर्पस है, फ्रॉड खेलने का पर्पस है विद द अंडर लेसी, विद द सब लेसी, तो फिर ऐसा नहीं होगा। बट दिस इज अगेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटिगेशन। कोर्ट के सामने साबित करना पड़ेगा कि भाई फ्रॉड की परिस्थिति थी या नहीं थी। और आखिरी सिचुएशन जब ये रूल लागू नहीं होता, और वो रूल है सेक्शन 114 के अंदर हमने जो पढ़ा। तो सेक्शन 114 के अंदर जो मैंने बात आपको बताई थी कि पेमेंट ऑफ रेंट वाली, नॉन पेमेंट ऑफ रेंट वाली, कि नॉन पेमेंट ऑफ रेंट वाली परिस्थिति में अगर फोरफीचर होता है तो आपको मौका देना पड़ता है टू पे ऑफ दी कंप्लीट रेंट, कि भाई आपको पूरा रेंट पे करने का एक मौका मिलेगा लेसी को। और अगर उसको वो पेमेंट करने में सक्सेसफुल रहता है तो फोरफीचर नहीं होता है प्रॉपर्टी का। तो अगर ये परिस्थिति है, ये सर्कमस्टांस है जिसकी वजह से फोरफीचर किया जा रहा है किसी भी मेन लेसी की लीज का, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो लीज है उस सब लेसी के फेवर में वो ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होती। अगर वो सब लेसी उस लेसी के बिहाफ पे उस सारे रेंट का पेमेंट कर दे, या फिर ऐसी सर्कमस्टांस को छोड़ो, मानो कोई फोरफीचर हो गया, सर्कमस्टांस बन गई, कहने का मतलब है कि पेमेंट ऑफ रेंट में डिफॉल्ट हो गया तो फोरफीचर का राइट बन गया। पर उसके बारे में फिर लिटिगेशन शुरू हो गई, कोर्ट में केस फाइल किया गया लेसर के द्वारा उसको इजेक्ट करने के लिए। और जब लेसी को मौका मिला तो लेसी ने सारा पेमेंट कर दिया। और ऐसा प्रैक्टिकली होता है, जैसे मानो ये कभी डिफॉल्ट कर दे रेंट को पे करने में, और ये इसके खिलाफ केस फाइल कर दे इजेक्टमेंट का फोरफीचर के आधार पर, क्योंकि इसकी लीज इसके कंधों पर निर्भर करती है। तो कई बार क्या होता है, ये इसकी मदद कर देता है। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ऐसा सेक्शन में नहीं लिखा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर बी किसी भी वजह से, चाहे सी की मदद से चाहे सी की बिना मदद के, उस पूरे रेंट को पे करने में सक्षम हो जाता है, तो फिर ओरिजिनल लीज ही खत्म नहीं होती है डिस्पाइट दैट फैक्ट, फोरफीचर के बावजूद। और क्योंकि ओरिजिनल लीज खत्म नहीं होती तो सब लीज खत्म होने का सवाल ही नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि फोरफीचर जब हुआ भी तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली सब लीज खत्म नहीं हुई। अगर ओरिजिनल लीज रिवाइव हो गई क्योंकि रेंट पे कर दिया गया तो वो भी सबसिस्ट करती रहती है। ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल लीज बनी रह जाएगी और सब लीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो एक पैरा है, उससे देखो कितने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स निकल के आ रहे हैं। तो मैंने क्या पढ़ाया है बच्चे आपको इस सेक्शन के अंदर, एक बार रिवाइज कर लो सेक्शन 115 के अंदर, कि अगर परिस्थिति सरेंडर की बनती है तो सरेंडर के अंदर ओरिजिनल लेसी की जगह सब लेसी ले सकता है, अगर ओरिजिनल लीज के और सब लीज के टर्म्स एंड कंडीशंस लगभग बराबर हैं, भले ही रेंट ऊपर नीचे क्यों ना। पर फोर फीचर की परिस्थिति में आमतौर पर जो सारे सब लेसी हैं वो लेस ओरिजिनल लीज के साथ खत्म हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। बस अगर जो फोर फीचर है वो फ्रॉड के द्वारा किया गया है, सब लीज के तो सब लेसी के द्वारा फ्रॉड करने के लिए किया गया है, तो ऐसा नहीं होगा। या फिर अगर किसी ओरिजिनल लीज के अंदर सेक्शन 114 का रिलीफ दे दिया गया है, कि मतलब पेमेंट ऑफ रेंट करने पर लीज को कंटिन्यू रख दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में भी सबलेसी का अधिकार नहीं छिनेगा। ये था बच्चे सेक्शन 115। अब मुझे जल्दी से बताओ आप सभी लोग, क्लियर है? 114A और 115 समझ में आया है? चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे बच्चे, क्लियर है?
बस खत्म हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक और सेक्शन है जो खतरनाक सा है, जो मुझे समझाना है आपको। अब देखो अगला सेक्शन, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये आखिरी सेक्शन नहीं है पर आखिरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का, बहुत ध्यान से सुनना। ये है सेक्शन 116। इसके अंदर बच्चे एक कॉन्सेप्ट बताया गया होल्डिंग ओवर का। होल्डिंग ओवर, बहुत पीसफुली सुनना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अगर कोई भी लेसी या कोई भी अंडर लेसी लीज के खत्म होने के बावजूद अगर उस लीज्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में बना रहता है, और कोई भी लेसर या उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऐसे लेसी से या अंडर लेसी से जो लीज के खत्म होने के बावजूद बना हुआ है प्रॉपर्टी पे, उससे रेंट को स्वीकार करता रहता है, या फिर किसी और तरीके से हामी भरता रहता है इस बात के लिए कि वो पोजेशन में बने हुए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी लीज खत्म हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में ये ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि वो लीज रिन्यू हो गई है। अगर उस लीज का नेचर, अगेन उस ओरिजिनल लीज जो एक्सपायर हो गई, उस ओरिजिनल लीज जो थी, अगर वो ईयर टू ईयर थी, तो ये जो रिन्यूअल होगा लीज का, वो भी ईयर टू ईयर ही होगा। और अगर जो ओरिजिनल लीज थी जो एक्सपायर हो गई है वो मंथ टू मंथ थी, तो जो रिन्यूअल है वो मंथ टू मंथ होगा। पर अगर ओरिजिनल लीज इस बारे में साइलेंट है, तो हम सेक्शन 106 के अनुसार से, कि अगर वो लीज एग्रीकल्चरल या मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए थी तो वो ईयर टू ईयर होगी, और अगर वो किसी और पर्पस के लिए थी तो वो मंथ टू मंथ रहेगी। तो कहने का मतलब है एक ऐसी सर्कमस्टांस जहां पे लीज का पीरियड खत्म हो चुका है, लीज एक्सपायर हो चुकी है, पर जो लेसी है वो प्रॉपर्टी में बना हुआ है, पोजेशन में बना हुआ है, और इस बात से जो लेसर है वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है, वो रेंट ले रहा है या किसी बारे से किसी तरीके से हामी भर रहा है, उसके पोजेशन को अफर्म कर रहा है, तब ये होल्डिंग ओवर का कॉन्सेप्ट लगता है। और विदाउट कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, दोबारा कोई एग्रीमेंट किया नहीं है इन्होंने, कोई रिन्यूअल हुआ नहीं है इन द रियल सेंस कि इन्होंने बैठ के बातचीत करी होगी, चलो यार लीज को बना लेते हैं, नई लीज क्रिएट कर लेते हैं या उसको रिन्यू कर लेते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इट इज बाय इंप्लीकेशन ऑफ लॉ, कि अगर आप उसी लीज वाले रिलेशन की तरह एक्ट करते रहते हो इस बात के बावजूद कि लीज खत्म हो गई है, तो लॉ अपने आप से इंप्लाई कर लेता है कि आपकी लीज साल दर साल या महीने दर महीने रिन्यू होती जा रही है, रिन्यू होती जा रही है। जैसे एग्जांपल देखो, इलस्ट्रेशन देखो, ए नाम का व्यक्ति है जो अपना घर किराए पे देता है बी नाम के व्यक्ति को 5 साल के लिए। जो ये बी नाम का व्यक्ति है, और ये बता दूं ये होल्डिंग ओवर का राइट जो है वो सब लेसी के साथ भी चलता है। बी नाम का व्यक्ति है, उस घर को फर्दर किराए पे उठा देता है किसी सी नाम के व्यक्ति को, और मंथली रेंट पे 100 रुपए के। जो ये 5 साल का समय था, 5 साल का समय खत्म हो गया है जो ड्यूरेशन था ओरिजिनल लीज का, पर इसके बावजूद जो सी है वो पोजेशन में बना रहता है घर के, और वो जो रेंट था उसका 100 रुपए का वो देता रहता है ए को। तो ऑटोमेटिकली डिस्पाइट द फैक्ट कि वो समय खत्म हो गया, जो सी की लीज है वो रिन्यू हो रही है महीने से महीने। अब देखो इन्होंने तो इसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया, पहले समझते हैं केवल और लेसर और लेसी को पिक्चर में रख के, केवल लेसर और लेसी को पिक्चर में रखे। मानो बच्चे ए लेसर है, बी लेसी है, इन दोनों की लीज है मानो 2 साल की, 2 इयर्स की इन दोनों की लीज है इन दोनों के बीच में, और मानो ये लीज है किसी प्रॉपर्टी के बारे में, किसी घर के बारे में। अब ये 2 साल पूरे हो गए,
अब 2 साल के अंदर इन्होंने डिसाइड किया था फॉर एग्जाम्पल कि भाई इस घर का किराया होगा 10,000 रुपए महीने, ठीक है, और ये जो लीज होगी ये आपकी 2 साल तक की है, महीने दर महीने किराया भरना होगा, एवरी मंथ घर किराया भरना होगा, ऐसा था। और ये लीज शुरू हुई मानो 1 जनवरी 2020 को ये शुरू हुई लीज। तो जैसे ही मैंने बताया पहला दिन तो काउंट करते नहीं है, तो ये कब खत्म होगी, अपनी एनिवर्सरी पे। तो 1 जनवरी 2022 को ये लीज का पीरियड खत्म हो गया। पर 1 जनवरी 2022 के होने के बाद भी जो बी है वो इस प्रॉपर्टी के पोजेशन में बना हुआ है, वो अभी भी इस घर में रह रहा है अपने परिवार के समेत। और वो क्या करता है, इस जनवरी के महीने में 10,000 रुपया किराया दे देता है ए को, फरवरी के महीने का किराया दे देता है 10,000 रुपए ए को, ऐसा हो रहा है। तो जो ओरिजिनल लीज है जो 2 साल की थी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जाग जाएगी या वो एक्सटेंड हो जाएगी, इस बात को भी समझना। ये सेक्शन ये नहीं कहता कि ओरिजिनल लीज भले ही वो समय से बंधी हुई थी वो खिंच जाएगी क्योंकि वो पोजेशन में बंधा हुआ, नहीं, वो ओरिजिनल लीज खत्म हो गई, उसका दी एंड हो गया जैसे ही 1 जनवरी 2022 आई। ये सेक्शन ये कह रहा है कि अगर उसी तरीके से रिलेशन कंटिन्यू चलता रहता है तो हम ये मान लेते हैं कि वो लीज रिन्यू हो रही है, पर रिन्यू हो तो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर रही है जो ओरिजिनल लीज थी, और वही रेंट होगा जो रिजर्व किया गया था। पर दिस विल नॉट बी अ लीज फॉर अनदर 2 years और अनदर 2 years और अनदर 2 years, ऐसा नहीं कि एक बार किराया दे दिया और एक बार किराया स्वीकार कर लिया तो दोबारा लीज बन गई अगले 2 साल के लिए। नहीं 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 नहीं, वो लीज का रिन्यूअल नहीं है, इट इज जस्ट द कंटिन्यूएंस ऑफ द सेम रिलेशनशिप। और रिन्यूअल जो होगा वो डिपेंडिंग कि उस लीज का नेचर क्या है, वो या तो मंथ टू मंथ होगा या फिर ईयर टू ईयर होगा। 90% सिचुएशन में मंथ टू मंथ ही होगा। तो यहां पे अगर बी पोजेशन में बना रहता है 1 जनवरी 2022 के बाद भी और किराया भरता रहता है तो उसकी लीज हर महीने रिन्यू हो रही है, हर महीने रिन्यू हो रही है, 2 साल के लिए नहीं बनी है, हर महीने रिन्यू हो रही है। और ए चाहे तो उसे किसी भी समय खत्म कर सकता है, 15 दिन का नोटिस देके, खत्म बात। उसे कोई जरूरी नहीं है अगले 2 साल वेट करने के लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस वही रहेंगे, किराया भी वही रहेगा, इट इज जस्ट द ड्यूरेशन। जो रिन्यूअल होता है इस होल्डिंग की वजह से, इट इज नॉट द सेम पीरियड ऑफ लीज। ऐसे तो बड़ा गलत हो जाएगा, मानो कोई 10 साल की लीज थी तो फिर 10 साल के लिए, नहीं, द रिन्यूअल इज ओनली टेम्परेरी। इन दी एंड इनको करनी ही पड़ेगी नई लीज अगर ये सर्टेनिटी चाहते हैं, पर जब तक वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, दिस इज हाउ देयर रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी रेगुलेटेड। ठीक है। और इसी में अगर आप सब लीज भी घुसेड़ दो, मानो ए ने बी को लीज दी थी, बी ने सी को दी थी, सी पोजेशन में था घर के, लीज खत्म हो गई, सी बना रहा इस घर में और किराया देता रहा, सेम सिचुएशन कि वो ओरिजिनल लीज रिन्यू नहीं होगी। मानो इन दोनों के बीच में थी लीज 2 साल की और बी ने उसको सी को सब लीज कर दिया था, तो सब लीज तो डिपेंडेंट है इस ओरिजिनल लीज पे ही। अभी ओरिजिनल लीज खत्म हो गई 2 साल के बाद, खत्म हो गई ना, तो सब लीज भी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। पर मानो सी पोजेशन में बना रहता है, किराया देता रहता है, तो ऑन दी सेम टर्म्स एंड कंडीशंस वो लीज कंटिन्यू होती रहेगी, मंथ टू मंथ या फिर ईयर टू ईयर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट। कौन सा कॉन्सेप्ट? होल्डिंग आउट या फिर होल्डिंग ओवर, सॉरी होल्डिंग ओवर, होल्डिंग आउट नहीं, होल्डिंग आउट तो अलग कॉन्सेप्ट है, होल्डिंग ओवर। ठीक है, ये है सेक्शन 116, इसको बड़ा ध्यान से देखना। देखो इसका एक और इलस्ट्रेशन है, ये वो उस वाली सिचुएशन में है जहां पे कोई कंडीशन पे टर्मिनेट होती है लीज। लीज टर्मिनेट होने के कई रीजन होते हैं ना, एक तो एफ्लक्स ऑफ टाइम होता है, समय अवधि है, समय अवधि के हमने 2 एग्जांपल देख लिए। अब देखो कंडीशन वाला, मानो ए ने अपना फार्म बी को लीज पे दिया और वो कब तक रहना था लीज पर, जब तक सी जीवित है। सी मर गया तो वो कंडीशन आ हो गई ना, जब लीज टर्मिनेट हो जाएगी, सी मर गया तो लीज तो खत्म हो जानी चाहिए थी क्योंकि वही कंडीशन थी ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट।
पर इसके बावजूद जो बी है, बी नाम का बंदा है, वो प्रॉपर्टी में बना रहा पोजेशन में, एक ही मर्जी के साथ, एक ही एसेंट के साथ। क्योंकि यहां पे लीज एक फार्म की थी, फार्म मतलब एग्रीकल्चरल पर्पस, तो बी की जो लीज है वो रिन्यू होती रहेगी साल दर साल, साल दर साल, क्योंकि सेक्शन 106 कहता है ना कि एग्रीकल्चरल पर्पस, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस में ईयर टू ईयर रिन्यूअल होता है, तो साल दर साल रिन्यू होती रहेगी। किसी भी समय ए 6 महीने का नोटिस देके उसको खत्म कर सकेगा। ठीक है, क्लियर है? होल्डिंग ओवर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है बच्चे? एक आखिरी सेक्शन पढ़ लो, फिर हमारा लीज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कहां सोच रहे थे कि यार एक्सचेंज को पढ़ेंगे, पर चलो ठीक है, हमने डिटेल में पढ़ लिया है, समझ में आ गया है, बहुत है। देखो सेक्शन 170 देखो, सबसे आसान सेक्शन है ये। एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए जो भी लीजेस करी जाती हैं उनको हटा देता है इस चैप्टर के पर्व्यू से, और बोलता है कि इस चैप्टर के अंदर हमने जो भी पढ़ा वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए जो लीज क्रिएट की जा रही है उन पे लागू नहीं होता है। पर स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि अगर वो चाहें तो इस चैप्टर के किसी भी प्रोविजन को या पूरे चैप्टर को अप्लाई कर सकते हैं ऐसी लीजों के ऊपर भी, चाहे निश्चित समय के लिए चाहे हमेशा के लिए। तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो इस चैप्टर के प्रोविजंस को अप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चरल पर्पसेस की लीसेस पर भी, पर बाय डिफॉल्ट एग्रीकल्चरल पर्पसेस की जो लीसेस हैं उस पर ये प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं। पर अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेती है कि उसको इस चैप्टर के प्रोविजंस को अप्लाई करना है एग्रीकल्चरल पर्पसेस की लीज को, तो उसको नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है ऑफिशियल गैजेट में, और वो नोटिफिकेशन जब निकलेगा उसके 6 महीनों के बाद, मतलब 6 महीने तो इंतजार करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन निकलने के 6 महीनों के बाद जाके ऐसा कोई प्रोविजन अप्लाई हो पाएगा एग्रीकल्चर पर्पसेस वाली लीज पे, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती होगी तो स्टेट गवर्नमेंट चाहना जरूरी है, नोटिफिकेशन निकलना जरूरी है, 6 महीने का इंतजार जरूरी है। अब सवाल यह आता है कि हमने एग्रीकल्चरल पर्पसेस शब्द को तो कई बार देखा इस चैप्टर के अंदर, जैसे 106 में बताया गया कि अगर कोई लीज एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए है या फिर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए तो वो ईयर बाय ईयर होगी। बाकी जगह पे भी इलस्ट्रेशंस में भी हमने कई जगह देखा, जैसे अभी जो इलस्ट्रेशन पढ़ी हमने फार्म वाला एग्जाम्पल था। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि एग्रीकल्चर पर्पसेस वाली लीज पे क्यों नहीं लागू कर रहे, व्हाट इज द रीजन? इतना बढ़िया तो चैप्टर है, इतना डिटेल्ड है, तो क्यों नहीं लागू कर रहे? इसकी बहुत बड़ी वजह है कि जो एग्रीकल्चरल लीसेस होती हैं बच्चे, वो ज्यादातर बैकवर्ड या विलेज एरियाज में होती है, जिसमें एक बहुत बड़ी कॉज है इलिटरेसी, जिसकी वजह से क्या है, एक और रीजन है इसका, जो पूरे देश में अलग अलग लोकेशंस हैं वहां पे जिस तरीके से एग्रीकल्चर पर्पसेस को सर्व किया जाता है वो बहुत डिफरेंट है, मतलब कल्चर बहुत डिफरेंट है, और वो जो कल्चर है वो चलता है लोकल यूसेज के हिसाब से, मतलब किसी भी जगह पर जिस प्रकार से चीजें चली आ रही हैं वो वैसे ही चलती रहती है, किसानों को उन्हीं की आदत हो गई है। जैसे अगर आप पंजाब में जाओगे और पंजाब में फार्मिंग करने की कोशिश करोगे तो एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा, अलग तरीका होगा प्रॉपर्टी मिलने का, अलग कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, अलग अलग तरीके की सिचुएशंस होती हैं। यही काम करने आप कश्मीर में जाओगे, वेस्ट बंगाल में जाओगे, यूपी में जाओगे, साउथ में जाओगे, at all the places you will find a very different structure of farming, जिसमें ये फार्मिंग पर्पसेस के लिए लीज भी इंक्लूडेड होती है। जैसे यूपी वगैरह में बटाई का वैसे बटाई का कॉन्सेप्ट तो सब जगह चलता है, पर पेकुलियर है कि कोई भी ओनर है वो कुछ लोगों को अपने शेयर ऑफ क्रॉप्स देता है इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज, वही खेत को जोतते हैं, मैं बस मालिक, उनका एक हिस्सा होता है आउट ऑफ दैट दिस। वैसे ये कॉन्सेप्ट सब जगह चलता है, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू नॉर्दर्न इंडिया, बट इसके फीचर्स, इसकी सिचुएशंस, उनके अधिकार, ये सब अलग अलग होते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है वो मोर और लेस लोकल यूसेजेस से बंधा हुआ है, जिसको एक झटके के अंदर नेशनल कानून के अंदर लाना बड़ा मुश्किल है। काफी लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये गलत है, हमको लाना चाहिए, इट इज हाई टाइम,
और हमारा ये प्रोविजन है बहुत डिटेल्ड है, और अगर नहीं है तो इसके बारे में रूल्स क्रिएट किए जा सकते हैं और सेक्शंस को ऐड किया जा सकता है जो जरूरी होंगे। पर दिस इज हाई टाइम दैट वी नीड टू क्रिएट अ सेंट्रल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। पर आप सभी ने देखा कि फार्म लॉस बने तो क्या हुआ, अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है। तो इट इज नॉट दैट इजी, क्योंकि सब लोग अपने कल्चर में ढल गए हैं, और उस कल्चर के हिसाब से जो लोग बेनिफिट पा रहे हैं, दे आर नॉट इंटेंडिंग टू लेट इट गो एट वॉट एवर कॉस्ट। सो फॉर दोज रीजंस एग्रीकल्चर पर्पसेस अभी भी इस चैप्टर के परव्यू में नहीं गिरते हैं, पर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो, बट क्वेश्चन वही है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी क्या, फिर वो वोटिंग वोटिंग वाली आ जाती है चीजें। ठीक है, अब मुझे आप जल्दी से बता दो कि सेक्शन 114 ए, सेक्शन 115, सेक्शन 116, सेक्शन 117, स्पेशली सेक्शन 116 होल्डिंग ओवर वाला कॉन्सेप्ट, क्या आप सभी को समझ में आया है? आर यू ऑल क्लियर? चैट बॉक्स में बताइए बच्चे, वाई टाइप करके। क्लियर है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ऑल वेल? कहीं मतलब लीज पे अगर क्वेश्चन आए तो आपकी एटीट्यूड जो है वो एक कॉन्फिडेंट बच्चे की हो पाएगी ना। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एंश्योर। फिर तो आपकी किस्मत और आपकी मेहनत है। मैं बस ये चाहता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में कहीं पे कोई भी 1% का भी शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वही सेम होमवर्क दूंगा मैं आपको। आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि सेक्शन 109 से लेके सेक्शन 117 को, स्टैट्यूट को, केवल स्टैट्यूट को, कोई किताब की जरूरत नहीं, पूरा पढ़ें, पहले अक्षर से लेके आखिरी अक्षर, पूरे को रीड आउट करें, तेज तेज आपके कान तक आवाज आनी चाहिए। नोट्स अपलोड हो जाएंगे 12 बजे तक, उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ बच्चे लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। कल मैं आपको 5 बजे, 7 बजे और 9 बजे मिलूंगा। कल 7 बजे और 9 बजे आईपीसी की क्लासेस हैं, तो टाइम पे आइएगा। आई विल सी यू टुमारो, और मेहनत करते रहिए, और कोई परेशानी है तो गेट इन टच विद मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।